भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, 12 अक्टूबर को जो सूचना का अधिकार है, उस वो जो अधिनियम है वो पास हुए 16 साल हो गए। आपको पता था क्या? तो मतलब ये तो पता था कि अर्ली 2000s में हुआ है, तो हाँ, पर ऐसे ध्यान में नहीं था। लगता है कि अब ये मतलब हमारे जीवन का पार्ट ही है, तो बिल्कुल। हाँ, हाँ 16 साल हो गए। वैसे आप 16 साल से बहुत डबल से भी ज्यादा है, पर ठीक है, हम मान लेते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक ये है। तो बात है। तो सौरभ, इसी पे चर्चा करते हैं क्योंकि आरटीआई के से जुड़ी हुई एक नई किताब आई थी कुछ महीनों पहले, और उस किताब का टाइटल था कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज। और बहुत ही दिलचस्प किताब लगी मुझे, पढ़ी उसमें। और उस आरटीआई का तो एग्जाम्पल है ही है, लेकिन उसमें हिमांशु जो कि ऑथर है, उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से भारत में पब्लिक पॉलिसी बदलाव आता है। क्योंकि अक्सर हम लोगों को लगता है कि भारत में पब्लिक पॉलिसी बदलाव तभी आता है जब कोई आपदा आ जाती है। कोविड आ गया तो बदलाव आ गया, या फिर 1991 में एकदम सोना गिरवी रखना पड़ा तो बदलाव आ गया। लेकिन इस किताब में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसा जरूरी नहीं है, और बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं बदलाव लाने के लिए। तो मुझे लगा इसी पर पुलियाबाजी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक जबरदस्त टॉपिक है। और हमारे लिसनर्स तो हमेशा, हमारे बहुत सारे लिसनर हमेशा ये जानना चाहते रहे हिंदुस्तान को कैसे बदलें। तो हाँ बहुत बढ़िया हाँ, टॉपिक। बिल्कुल। तो बस शुरू करते हैं फिर। तो इस बार पुलियाबाजी में कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज के ऑथर हिमांशु झा हैं हमारे साथ। हिमांशु लेक्चरर एंड रिसर्च फेलो है हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, जहां पे हमें पता पड़ा कि बहुत बड़ा साउथ एशिया इंस्टीट्यूट भी है और बहुत कुछ सिखाया जाता है उसमें साउथ एशिया रिलेटेड। तो हिमांशु, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। धन्यवाद प्रणय। सौरभ, आपका आभार जो पुलियाबाजी करने के लिए आपने मुझको बुलाया। और यह वाकई में समय तो ऐसे बीत गया। आरटीआई जब 2005 में पारित हुआ, उसके बाद 16 साल बीत गए। पहले लोग बोलते थे कि दवाई ठोक दो, अब बोलते हैं कि आरटीआई ठोक दो। तो आरटीआई का तो इस कदर हमारा जीवन शैली में घुसपैठ हो गया है। तो सबसे पहले तो दिवाली भी आने वाली है, तो आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं, श्रोताओं को भी दिवाली की शुभकामनाएं। आपको बिल्कुल। मेरी तरफ से मिठाई वगैरह आप लोग खूब खाइएगा। हाँ बिल्कुल, आपको भी साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में बांटिएगा मिठाई। जी जरूर। पहले सवालों पे आने से पहले, तो हिमांशु, आपका काफी जुड़ाव रहा है आरटीआई से ही। तो कैसे आपको इंटरेस्ट आया इस विषय में, और आपने रिसर्च कैसे की इसमें? कुछ उस बैकग्राउंड के बारे में बताइए पहले। जी प्रणय, इससे इस अवतार से पहले, जो लेक्चरर और एकेडमिक का जो अवतार है, इससे पहले मैंने इंडिया में कई साल, 6-7 साल करीब डेवलपमेंटल सेक्टर में काम किया। तो एक एनजीओ हुआ करता था सोशल वॉच करके। तो उसमें वो हर साल रिपोर्ट निकालते थे, जहां जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस हैं, जो पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका हर एक साल रिपोर्ट निकलता था। तो इसी काम के तहत जब 2006 में सूचना का अधिकार, 2005 में जब सूचना का अधिकार आया, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था यूएनडीपी के साथ मिलके। कबीर करके एक संस्था थी मनीष सिसोदिया की, उनके साथ मिलके, कि जो आरटीआई यूजर्स हैं, जिन्होंने 1-2 साल में, पारित होने के बाद 1-2 साल में आरटीआई का इस्तेमाल किया है, उनकी क्या कहानी है। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझको, बड़ा बड़ा दिलचस्प लगा कि ये लोग कैसे यूज कर रहे हैं, लोग जमीनी स्तर पे सूचना के अधिकार को। तो वहां से मेरी उत्सुकता जागी, और मुझे लगा कि कहानी, कुछ डोमिनेंट नैरेटिव्स थे, कुछ स्पष्टीकरण कुछ थे बाजार में, कुछ एकेडमिया में, कि कैसे आया सूचना का अधिकार, कैसे पारित हुआ, क्या प्रोसेसेस थे उसके पीछे। लेकिन मुझे लगा कि ये एक अंदर में होता है ना, एक उत्सुकता होती है कि उसको और खोदा जाए और पता किया जाए। कीड़ा कीड़ा जिसे बोलते हैं, जिसे
जिसे हंच बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मुझे लगा कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अधूरी है, क्योंकि लोगों से बातचीत भी की थी उस टाइम पे मैंने। लकीली मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है एक, सिंगापुर में वहां से शोध करने का, पीएचडी वर्क करने का मौका मिला, स्कॉलरशिप मिली। तो मैंने कहा भाई उनके पैसों पे इस पे काम किया जाए। तो मैंने 4 साल इस पे काम किया, और हाइडेलबर्ग, उसके बाद मैं हाइडेलबर्ग ज्वाइन किया मैंने एज अ लेक्चरर। तो इस काम को और फैलाने की मुझे मौका मिला हाइडेलबर्ग में रह के, और ये अब किताब के रूप में आपके सामने है। तो यही एक हर चीज की एक कीड़े से शुरुआत होती है, तो ये एक कीड़ा था जिसने इस किताब के रूप में बाहर आ गया। वाह, बिल्कुल। तो और मतलब मैं तो आपको वही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ किताब पर, क्योंकि बहुत बढ़िया रिसर्च की है, और मतलब काफी डिटेल में आप गए हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ आरटीआई की नहीं, पूरी ये जो संस्थागत बदलाव आप जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंज, उसकी कहानी है। तो उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये आपने जो कहा है कि टाइटल भी है कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज, तो क्या होता है ये इंस्टीट्यूशनल चेंज, इसका मतलब क्या है, और आरटीआई अधिनियम संस्थागत बदलाव का उदाहरण कैसे है, ये भी हमें बताइएगा। अच्छा, तो सबसे पहले प्रणय और सौरभ, आप लोगों को भी बधाई पुलियाबाजी की लोकप्रियता के लिए। मैंने हाल फिलहाल में इस पे एक लेख भी पढ़ा है। तो भाई जब लेख वेख छपने लग जाते हैं, इसका मतलब लोकप्रिय हो गए हैं आप लोग। आप दोनों को बधाई। आप लोगों ने शायद 100 एपिसोड भी पूरे किए हाल फिलहाल में, शायद नहीं? हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए भी बधाई। अब आते हैं संस्थागत बदलाव पे, जो संस्थाओं की बात हुई। तो बुनियादी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री हुए थे डगलस नॉर्थ। उन्होंने बोला था कि जो संस्थाएं हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक मान्यदंड है, रूल्स ऑफ द गेम, खेल के नियम है। और इन खेल के नियम, इन मानदंडों में, औपचारिक अनौपचारिक मानदंडों में जब परिवर्तन आता है, जब वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, तो संस्थागत बदलाव आता है। ठीक है, लेकिन प्रणय और सौरभ, संस्थाओं की एक और बड़ी खराब आदत होती है कि ये बदलाव, ये बदलते नहीं है। ये एक पथ पे, एक रास्ते पे जब ये चलते हैं, तो इनको बदलना बड़ा कठिन होता है। इसके बावजूद कि विकल्प होंगे, इसके बावजूद कि बेहतर विकल्प होंगे, चूंकि ये एक पथ पे चलते हैं, एक पथ निर्भर हैं, ये पाथ डिपेंडेंस से बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इनको बदलना बड़ा मुश्किल है। इनको बदलना इसलिए भी मुश्किल है कि जो इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस होते हैं, जो संस्थाओं को, विकल्प को जो अपनाया जाता है, इसके बाद एक विस्तृत नेटवर्क, पॉलिटिकल सोशल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है इन संस्थाओं के चारों तरफ, जिनका एक निहित स्वार्थ होता है इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने में। तो विकल्प होते हुए भी आप इसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके जो लाभकारी हैं, इससे जिनको लाभ होता है, वो चाहते नहीं है कि ये बदले। और सबसे इसका प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण QWERTY कीबोर्ड का है। सब लोग QWERTY कीबोर्ड यूज करते हैं। तो QWERTY कीबोर्ड जब कंप्यूटर कीबोर्ड के लिए डिजाइन बनने लगे, QWERTY कीबोर्ड एग्जिस्टिंग डिजाइन था मार्केट में, जो मैनुअल टाइपराइटर्स में यूज होता था। विकल्प थे मार्केट में, लेकिन चूंकि हम QWERTY कीबोर्ड पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एक पथ निर्भरता है QWERTY कीबोर्ड की तरफ, तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और मुद्दा है कि चूंकि संस्थाएं बदलती नहीं है, चूंकि संस्थाओं में बदलाव आता नहीं है बहुत दिनों तक, तो जब संस्थाएं पुनर्व्यवस्थित होती हैं, जब औपचारिक मापदंड, खेल के नियम जब पुनर्व्यवस्थित होती हैं, जब बदलाव आता है, जब संस्थाओं का जो पथ है वो अलग हो जाता है, तो ये एक पजल की तरह ट्रीट किया जाता है सामाजिक विज्ञान में। ये पहेली है। और तो 1991 का आप लोग जिक्र कर रहे थे, तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए इंडिया में, वो भी एक पहेली की तरह ही समाजशास्त्रियों ने उसको जांचा परखा कि ये हुआ कैसे, ये चेंज कैसे हुआ। पीटर हॉल करके हुए थे, उन्होंने इंग्लैंड के संबंध में बोला था कि कीन्सियन से मुद्रावादी शासन में ग्रेट ब्रिटेन में कैसे बदलाव आया। तो एक पहेली के रूप में हम लोगों के सामने आता है। तो जो भारत में सूचना व्यवस्था में जो परिवर्तन आया आरटीआई के सूचना के अधिकार के तहत, वो भी एक पहेली के रूप में ही है। ये भी एक कहानी है जिसमें जो संस्थाएं थी, जो गोपनीयता को प्रमोट करती थी, जो गोपनीयता को बढ़ावा देती थी, वो संस्थाएं ऑलमोस्ट 6 दशक तक कायम रही। 6 दशक तक ना कायम ही नहीं रही, बल्कि
एक तरह से जिसे बोलते हैं गड़ गई, एम्बेडेड हो हर एक सिस्टमिक लेवल पे। तो उदाहरण के तौर पे जो कानूनी व्यवस्था थी, गोपनीयता की, वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, मैनुअल एंड ऑफिस प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Sections 1 to 3 of Indian Evidence Act और Manual of Department Security Instructions of 1966। इस कानूनी व्यवस्था से क्या हुआ, तो नागरिक की जो जानने का अधिकार था वो बहुत ही कमजोर हो गया पहले 6 दशक में। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हम लोगों ने अडॉप्ट किया, पहला अमेंडमेंट हुआ उसमें 1951 में, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को हटा के खाली हमने रिप्लेस कर दिया उसको इंडिया से, भारत से। पहला अमेंडमेंट ये हुआ। 1967 में दूसरा अमेंडमेंट हुआ जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और स्ट्रांग हो गया, जिसमें सेक्शन 5 में एक परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, जिसके तहत राज्य से, स्टेट से इंफॉर्मेशन लेना, सूचना लेना, और स्टेट की तरफ से कोई सूचना अगर पब्लिक डोमेन में देता है तो वो नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, गैर जमानती संज्ञेय अपराध हो गया वो। तो जो ये संस्थाएं थी जो गोपनीयता को बढ़ावा देती थी, ये खाली चली नहीं, ये बल्कि और गड़ गई है, सिस्टम के अंदर घुस गई, लॉक हो गई। ये हिमांशु क्यों हुआ था 66 में? आपने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये पता नहीं था। ये 67 में हुआ, चूंकि बैकग्राउंड ये था कि इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर का कंटेक्स्ट था इसमें, लेकिन इसके हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसमें दूसरे भी पहलू थे। तो 1967 में उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया, और चूंकि उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया, ये जिसे कहते हैं ना लॉक इन हो गया, एक ताले में चाबी लग गई इसके 67 अमेंडमेंट के बाद। तो जो विकल्प होते हुए विकल्प में बदलाव नहीं था, तो 2005 में चेंज हो गया ये आरटीआई के आने से। जो ताला जो बंद था वो चाबी मिल गई आरटीआई के थ्रू। और आपने पूछा कि आरटीआई क्यों संस्थागत बदलाव का एक उदाहरण हो सकता है, क्यों संस्थागत बदलाव माना जा सकता है आरटीआई को। तो उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले तो ये महत्वपूर्ण उसका बिंदु है कि अनौपचारिक औपचारिक मानदंड हैं, जो अनौपचारिक औपचारिक नियम हैं, वो चेंज हो गए गोपनीयता से खुलेपन की तरफ, गोपनीयता से जवाबदेही, पारदर्शिता की तरफ। तो इसमें जो पुनर्व्यवस्था हुई ना संस्थाओं में, उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये संस्थागत बदलाव था। दूसरा बदलाव था, कुछ लोग कहेंगे कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो मनरेगा हुआ, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हुआ 2005 में, और कई राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस आए उस बीच में, उसी का पार्ट था। उसका पार्ट जरूर था, उस बीच में जरूर ये पारित हुआ, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दूसरे राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस थे, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वगैरह, इनका पहले से कुछ नीतियां थी जिससे सरकार ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे जवाहर रोजगार योजना हो गया, उससे पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट महाराष्ट्र हो गया, और या उससे पहले अंत्योदय के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था जनता पार्टी के टाइम। तो एक पॉलिसी प्रिकर्सर था इसका। सूचना के अधिकार का कोई पॉलिसी प्रिकर्सर नहीं था, बल्कि सूचना लेना और देना, जैसे कि मैंने बोला, एक कानूनी अपराध, देयर वाज नो पॉलिसी प्रिकर्सर। तो एक पॉलिसी डिपार्चर की तौर पे, जिसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना कि कॉन्ट्रास्टिंग बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, पहले में ऐसा था, अब में ऐसा हो गया, तो वही वाली बात हो गई। तीसरा इसमें क्या था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन में, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बाकी राइट्स में इनमें एक गठजोड़ हो गया। तो जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार और काम करने का अधिकार, दोनों जुड़ गए मनरेगा में। राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या हुआ कि कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं था, कोई नीतिगत निर्देश नहीं था उसका। तो आप क्या करेंगे? तो आर्टिकल 19(1)(a) जो अभिव्यक्ति और भाषण, बोलने का स्वतंत्रता देता है आपको, मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट, वही इंटरप्रेट किया गया कि इसी में जानने का अधिकार है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरी लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बोथ। तो ये एक जस्टिसेबल लॉ भी है। तो इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा सकता है कि ये संस्थागत बदलाव है। और संस्थागत बदलाव समझने के 2-3 पहलू भी हैं प्रणय, जिसपे मैं बोलना चाहूंगा। तो एक तो है कि जैसे आपने बोला कि क्राइसिस सिचुएशन, एक
एक छोटे समय के लिए छोटी सी खिड़की खुलती है, जिसमें जो उस नीतियों के समर्थक हैं उनको मौका मिल जाता है उस नीति को आगे करने में, उस नीति को धकेलने में। तो एक ट्रैक्शन मिल जाता है नीतियों को। जैसे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कई लोग बोलते हैं कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, और रिफॉर्म्स के जो समर्थक थे उन्होंने रिफॉर्म पुश करने का मौका मिल गया। तो इसको बोलते हैं, जो संस्थागत बदलाव के जो विद्वान हैं वो बोलते हैं क्रिटिकल जंक्चर्स। जो एक क्रिटिकल जंक्चर पे छोटी सी खिड़की खुल गई, मौका मिल गया। जो ये किताब पुलियाबाजी में हम लोग कहते हैं ऐसे मौके पे चौका, या मौके पे, कई लोग तो मौके पे छक्का भी मार देते हैं सौरभ। खैर क्रिकेट की बात ना ही करें तो ज्यादा। हाँ सही बात, ये ठीक बात है। दुखती रग पे मत हाथ रखिए। तो चलिए आगे। ये जो किताब है ये थोड़ा अलग बदलाव पे फोकस करता है। ये परत बाय परत दर परत एक वैचारिक मूल्यों पे जो द्वंद्व हुआ 1947 से लेके 2005 तक, उसको कैप्चर करता है। और ये एक धीरे धीरे होने वाली चीज है, जिसको मैंने किताब में बोला है लेड टिपिंग पॉइंट, जो धीरे धीरे होती है, जो स्लोली होती है। इसका एग्जांपल होगा कि जैसे हम लोग घास लगाते हैं ना, खैर आजकल तो लोग फ्लैट में रहते हैं, घास वाले मकान तो कम होते हैं, लेकिन जमीन पे जब घास लगाते हैं तो एक दो घास की जो बालियां होती हैं वो लगती हैं, एक दो जो घास के ब्लेड्स होते हैं वो लगते हैं, और धीरे धीरे वो स्प्रेड होती हैं। और जो पहले एकदम सूखा होगा उसमें घास के रूट्स लग जाते हैं, वो हरा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही धीरे वाली प्रक्रिया है, ये एकदम स्लो मूविंग प्रोसेस है। तो ये किताब इस तरह की प्रोसेस को टूल देती है, इस तरह के प्रोसेस को ये आर्ग्यू करती है। तो जैसे एक पुरानी फेमस कहानी है ना, वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिवालिया कैसे निकला, तो कहता है धीरे धीरे और फिर अचानक। तो बदलाव इसी तरह से आते हैं, धीरे धीरे और फिर अचानक। जी नहीं, ये बहुत दिलचस्प बात बोली आपने। और हिमांशु, हम लोग तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं पब्लिक पॉलिसी में, और हम लोग ये मॉडल्स भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला एक धारणा तो है ही भारत में कि यार बदलाव नहीं होता। जैसे वो जब कोई कमिटी बैठाई जाती है तो लोगों को लगता है कि जैसे ये सनी देओल वाला डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख कुछ नहीं होने वाला, उस टाइप की फीलिंग आती है। लेकिन ये जो कमिटीज वगैरह होती है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में चेंजेस लाने में, है ना। क्योंकि अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा नहीं तो जब आपदा आएगी तो आप क्या उठाएंगे? सॉल्यूशन होने चाहिए ना पहले। तो इसके लिए भी कुछ मॉडल्स है ना, जैसे आपने कहा खिड़की खुलती है, एक वो किंगडम स्कीमा मॉडल जो होता है कि बदलाव तभी आता है जब तीन चीजों का मिलन होता है। एक होता है प्रॉब्लम स्ट्रीम, और एक होता है सॉल्यूशन स्ट्रीम, और तीसरा होता है पॉलिटिकल स्ट्रीम। तो इन तीनों का जब मिलन होता है तब वो खिड़की खुलती है, कुछ बदलाव आता है। और आपने जो इंस्टीट्यूशनल चेंज का मॉडल बोला वो मुझे वो ओवरटन विंडो टाइप लगा। जो ओवरटन विंडो एक और मॉडल है जो कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टर जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज, रेडिकल चीज नहीं कहना चाहेगा, वो यही चीज कहना चाहेगा जो पॉपुलर है, जो लोग मानते हैं। तो जो चीज पॉपुलर है उसे कहा जाता है वो ओवरटन विंडो के भीतर है। पर पॉलिसी में ये कहा जाता है कि उस विंडो को आप मूव कर सकते हैं और आप प्रेशर डाल सकते हैं, या और किसी बदलाव की वजह से ये विंडो मूव हो सकती है। और शायद इंस्टीट्यूशनल चेंज और ये आरटीआई की कहानी में आपको लगता है क्या कि ये ओवरटन विंडो 1947 से धीरे धीरे करके 2005 की ओर बढ़ी? जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि जैसे हम लोग आर्थिक सुधार की बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं 1991, या दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, उसमें एक क्राइसिस हुआ, ठीक है, एक क्राइसिस प्रेसिपिटेट हुआ, एक तो उसमें फिर नीतियों का एक जो दबाव होता है वो बढ़ा, जो विकल्प नीतियां हुई उनका दबाव बढ़ा। सूचना के अधिकार की जहां तक बात है, यहाँ तो कुछ क्राइसिस ही नहीं था। क्या क्राइसिस था? क्या बाहर से कोई प्रेशर नहीं था, अंदर से कुछ प्रेशर था नहीं, सरकार करे ना करे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें बात ये उभर के आई कि एक सामाजिक दबाव, एक सामाजिक आंदोलन था, उसका दबाव पड़ा, और उस वजह से सरकार ने जो स्टेट है, राज्य ने ये पारित किया जो कानून, और एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी
भी था कि यूपीए सरकार बनी 2004-2005 में, और भीतर से और बाहर से ये जो सामाजिक आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया कि ये बने। तो एक उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है। ये किताब इस धारणा को भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटाइज करती है, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठाती है। हम भारत में तो हम लोगों की आदत होती है हर चीज पे प्रश्न उठाना, तो भाई हम भी तो भारतीय ही हैं। बिल्कुल। इसमें हिमांशु एक सवाल इसमें मेरे पास एक तो पहला ये बुनियादी चेंज है, इसका एक और एग्जांपल मैं ऐड करूंगा। आपने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए कि इसके आने की वजह से कितनी उथल पुथल हो गई थी, और कुछ सालों तक इतने महकमे, इतने सारे संस्थान, मतलब ये कोई ऐसा एक चीज नहीं था कि जिसने आपके लाइफ के किसी एक पार्ट में घुस गया। ये हिंदुस्तान की सरकार का और इवन सरकार से एलाइड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इससे बचा। और कुछ सालों तक मतलब लोगों को इतनी आदत थी कि सूचना ना देने की, क्योंकि सूचना ना देना उनका अधिकार था पहले। तो जैसे ये सूचना लेने का अधिकार बना, लोग, और उनके पास में इवन जिसको बोलते हैं अपरेटस भी नहीं था। मेरे को याद है इधर एक IIM बैंगलोर के डायरेक्टर थे, वो शुरू में इतने परेशान हो गए थे, वो कहते थे कि मैं 30% मेरा समय सिर्फ RTI जवाब देने में जाता रहता। अभी आजकल तो ऐसे सब नहीं बोलते, लेकिन कुछ साल तक लोगों का एकदम जो है ना दिनचर्या, काम करना सब उल्टा पुल्टा हो गया था। तो बहुत ही जबरदस्त इसका असर था। लोग अभी भूल गए क्योंकि अब आदत हो गई है, लेकिन पहले 3-4 साल तो बहुत असर था। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पड़ा, क्योंकि काफी निर्णय स्लो हो गए इसकी वजह से। तो ओवरऑल बहुत हिला देने वाला इवेंट था ये। दूसरी एक और चीज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ बन गया, पब्लिक प्रेशर था। मतलब इसी के साथ में एक एग्जांपल दीजिए, जैसे लोकपाल के लिए कितना हल्ला गुल्ला था, सब था, लॉ बन गया, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। उनकी करने की अंदर से या तो इच्छा नहीं थी, तो ऐसा भी नहीं है कि लॉ पास होने से कुछ हो जाता है। लॉ तो एक चीज है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये। नहीं, इसमें दो चीजें मैं बोलूंगा सौरभ। एक तो क्या हुआ, आपने एकदम बोला कि लोग जब ये आया तो एकदम से उथल पुथल मच गया ये सूचना के अधिकार के आने से। अभी भी ये उथल पुथल मचाता है, ऐसी बात नहीं है, और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट में। एक चीज ये हुई कि पहले जो लॉजिक ये था, पहले जो गोपनीयता का जो कानून व्यवस्था था, जो मैंने अभी बताया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह वगैरह, उसमें लॉजिक ये था कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो एक उस महत्वपूर्ण है, जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो स्टेट इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये एक लॉजिक बना। तो हमको ये तो मालूम था कि सरकार की एक संदूक होती है, और संदूक में से कुछ कुछ पिटारे से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं, लेकिन वो कैसे निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, कौन इन पे निकालने के लिए निर्णय लेता है, ये बनाता कौन है, ये सरकार के पिटारे से जो निकलती हैं चीजें। तो इस पे कई जो 1947 पे इस पे चर्चा हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो जब 2005 में जब ये आया सूचना का अधिकार, तो ये सरकार के पिटारे के अंदर में क्या हो रहा है ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी लोगों ने, जो अभी तक जारी है। तो जिसे कहते हैं ना कि एक द्वंद्व शुरू हो गया, जो गोपनीयता और खुलेपन के बीच में जो द्वंद्व है वो एक शुरू हो गया सूचना के अधिकार के आने से। बिल्कुल। और इसमें मैं बस एक और ऐड करूंगा, जैसे ऐसे कई और भी सुधार हुए हैं जो आपदा न होने के बावजूद हुए हैं। जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम वाला रिफॉर्म है जो रेणुका के साथ हमने सौरभ चर्चा की थी, वो भी एक मैं उसी टाइप का रिफॉर्म बोलूंगा, जो बहुत ही मूलभूत रिफॉर्म था, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं ज्यादातर, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई आपदा नहीं थी, लेकिन बहुत जरूरी था वो रिफॉर्म। मैं जीएसटी को भी वैसे ही कहूंगा। शायद इम्प्लीमेंटेशन अभी तो जीएसटी का काफी कमजोर है, पर जीएसटी भी एक ऐसा रिफॉर्म था जिसमें ऐसा कोई क्राइसिस नहीं थी, लेकिन फिर भी स्टेक होल्डर्स को साथ में लाया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स भी राजी हुई वगैरह। तो इसीलिए ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे इस तरीके के बदलाव आते हैं। तो दूसरा सवाल हिमांशु, ये जो आपने कहा कि गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच में एक द्वंद्व चल रही थी, तो आपकी किताब में एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक क्लेम है, और आप कहते हैं कि ये जो बदलाव है ये खुद स्टेट के अंदर से आया, और भारतीय स्टेट खुद बदलाव, उसके कुछ एलिमेंट्स ये बदलाव चाहते थे। तो ये कैसे हो सकता है?
ये तो हम लोगों ने बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्यों सरकार खुद अपने ऊपर बंदिश लगाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक इमेजिनेशन में तो होता है, मतलब अरुणा रॉय का नाम आता है, भारतीय मजदूर संघ का नाम आता है वगैरह, राइट, कि बाहर से बहुत प्रेशर था, लोग बोलते थे हमको कागज दिखाओ का आंदोलन वगैरह, पर हाँ, कुछ इस पे रोशनी डालिए जी। अब नहीं, और MKSS, अरुणा रॉय और निखिल डे, इनका तो योगदान रहा ही है लेटर स्टेज पे। अरुणा रॉय ने तो बल्कि किताब को एंडोर्स भी किया है। जो किताब के पीछे अच्छी बातें लिखते हैं लोग, उसमें से एक अरुणा रॉय भी हैं। तो बहुत अच्छा। इसमें एक मेथोडोलॉजिकल पॉइंट है। इसमें पॉइंट ये है कि शुरुआती बिंदु कहाँ से हुई। मतलब घबराइए नहीं प्रणय सौरभ, मैं आदिकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो पूरा पॉडकास्ट ही वेस्ट हो जाएगा। पूरा पॉडकास्ट 1-2 दिन का हो जाएगा अगर मैं आदिकाल से उसको ट्रेस करना शुरू करूंगा। लेकिन प्रस्थान बिंदु जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये कहाँ से है। तो ये जो नैरेटिव है, जो सामाजिक आंदोलन वाला जो स्पष्टीकरण है, ये 1990 करीब से प्रस्थान बिंदु उसको मानता है, उसी से शुरुआत हुई है। एक और व्यू पॉइंट है कि ये एलिट नेटवर्क था जिसने पुश किया राजनीतिक स्तर पे, हाई लेवल राजनीतिक स्तर पे इसको प्राथमिकता दी। तो मेरे लिए जो शुरुआत कहाँ से हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और मेरे हिसाब से चूंकि हम लोग सरकार के खुलेपन की बात करते हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही की बात करते हैं, वो निकला कहाँ से। तो वो तो गोपनीयता का जो बहस हो रही थी पिछले कुछ सालों से, पिछले 3-4-5-6 दशक से, इंडिया के स्वतंत्रता के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद, ये वहीं से निकला। और उसी जो वैचारिक द्वंद्व, जो वैचारिक मतभेद थे, उन्हीं से निकला। तो मेरे लिए जो शुरुआती बिंदु है वो 1947 है, क्योंकि 1947 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अडॉप्ट हुआ, जो हम लोगों ने मैकेनिकली अपने जो शासक थे, भूतपूर्व शासक ब्रिटिशर्स, उनसे ले लिया, उसको मैकेनिकली ले लिया। तो जब आप ये शुरुआती बिंदु को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, जब शुरुआती बिंदु से फिर हम लोग 1947 करते हैं, तो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे सामने आए जो कि मेन स्ट्रीम नैरेटिव में एकदम मिसिंग थे। और इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट कंक्लूजन है, थोड़ा भिन्न मेरा वो है इस पे स्पष्टीकरण, जो ये वैचारिक मूल्यों का, ये वैचार आइडियाज का, ये कहानी वैचारिक मूल्यों की है, ये एक वैचारिक द्वंद्व की कहानी है, जो 1947 से एक्चुअली शुरुआत हुई। और ये परत दर परत उभरी है, ये परत दर परत। तो पहले परत में ये पहले परत से ही पहले परत में जो ये खुलेपन पे विचार थे, ये खुलेपन, ये पारदर्शिता, जवाबदेही के जो विचार थे, ये नवजात विचार थे, ये नए थे, और ये हाशिए पे थे। जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स और वगैरह, ये सिस्टम में घुस गए थे। ये सिस्टमिक लेवल पे, हर सिस्टम लेवल पे, हर स्टेज पे, हर स्तर पे ये घुस गए थे। जैसे सौरभ ने बताया, ये एक आदत बन गई थी, गोपनीयता एक आदत बन गई थी कार्यपालिका और उसकी राजनीतिक दलों की और रूलिंग पार्टी की। तो लेकिन हाशिए पे ये जो विचार थे, नव विचार, नेसेंट आइडियाज जिसे बोलते हैं, ये उभरने शुरू हुए। और 1947 से ये स्टार्ट हो गया। इसके 2 सोर्सेस थे, इसके एक्चुअली 3 सोर्सेस थे। एक सोर्स तो था पहले फेज में 1947 की शुरुआती दौर पे ही, कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कई समितियों का गठन किया, प्रशासनिक सुधार पे, प्रेस की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार। इन समितियों के रिपोर्ट ने चैलेंज किया कि गोपनीयता का, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में गोपनीयता की क्या जगह है, गोपनीयता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस पे इन रिपोर्टों में, और ये रिपोर्ट तो सरकार ने इन समितियों का गठन किया था ना, तो ये तो सरकार के भीतर से ही ये विचार आ रहे थे। तो जैसे प्रेस लॉ इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट था 1948 में, या पहला भारतीय प्रशासन पे रिपोर्ट था एप्पलबी रिपोर्ट, एक पॉल एच एप्पलबी करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वान हुआ करते थे, अमेरिका में थे। उनका ये वो हम्फ्री एप्पलबी नहीं है, तो नहीं, कुछ अच्छा किया इन्होंने। हाँ जी, पॉल एच एप्पलबी है। ये फोर्ड फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इनविटेशन पे ये इंडिया में आए थे, और उन्होंने पहला रिपोर्ट लिखा था भारतीय प्रशासन पे। और मैं उस पे में से एक इम्पोर्टेंट कोट
करना चाहता हूं। उन्होंने बोला, और ये अंग्रेजी में होगा, कि द न्यू गवर्नमेंट हैज नॉट येट गॉट अवे फ्रॉम एन आर्बिट्ररी सीक्रेसी unnecessarily depriving Indian university professors and citizens generally of desirable information। तो ये 40 लेट 40s और 50 के दशक में इस तरह के रिपोर्ट आए, और ये सिलसिला जारी रहा 60s 70s में। तो जैसे मुखर्जी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट आया था, एक्सेस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिपोर्ट ऑन द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन रिपोर्ट वगैरह वगैरह। एक संतनम कमेटी का गठित हुआ था 1962 में, संतनम कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार पे उन्होंने लिखा था, और उन्होंने भी बोला, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस शुड बी ओपन। तो ये तो सिलसिला 40 से लेके 60-70s तक जारी रहा कि रिपोर्ट्स में ये चीजें आई, लेकिन ये हाशिए पे थी, ये एकदम नए आइडियाज थे, इनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं था राज्य में। दूसरा सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था विपक्षी पार्टी, कि जो विपक्ष था उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि ये जो गोपनीयता का जो कल्चर है, ये जो कल्चर ऑफ सीक्रेसी है, ये हट जाना चाहिए। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है 1965 में लोकसभा में, और उस टाइम के लोकसभा स्पीकर थे हुकुम सिंह करके। उन्होंने एक निर्णय पारित किया, उन्होंने नीति पारित किया कि अब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो सीक्रेट रिपोर्ट जो है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उससे कोट कर सकते हैं, उससे अपना मंतव्य रख सकते हैं, उससे डायरेक्ट कोट कर सकते हैं। और इस रूलिंग का ओरिजिन ये था कि एक सदस्य हुआ करते थे ऑपोजिशन में, पीके दियो ने एक सीबीआई रिपोर्ट और यूनियन सब कमिटी रिपोर्ट से कोट करना चाहा, जो कि डैमेजिंग था टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उड़ीसा, बीरेन मित्रा और बीजू पटनायक के खिलाफ काफी बातें थी उस रिपोर्ट में। तो रूलिंग पार्टी ने, तो जो अध्यक्ष थे हुकुम सिंह, उन्होंने मना कर दिया उसको। तो वॉकआउट हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, पुरजोर विरोध हुआ। उसका कंटेक्स्ट ये भी था कि 2 घंटे पहले, ठीक 2 घंटे पहले, एक रूलिंग पार्टी के सदस्य ने इसी रिपोर्ट से कोट किया था। तो इसका और ज्यादा विरोध हुआ, और इस विरोध के चलते ये हुआ कि हुकुम सिंह ने ये रूलिंग दिया। इस काफी डिटेल में रूलिंग है, इस किताब में डिस्कशन भी है इस रूलिंग का, 7.8 पॉइंट रूलिंग है कि, और उसका सार ये है कि अब पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी कोट कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स जो होते हैं उनसे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मई 1965 में एकदम इस रूलिंग के बाद एक कैबिनेट नोट सर्कुलेट हुआ कि क्यों ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अमेंड किया जाए और उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, और तगड़ा कर दिया जाए, और वो किया जाए। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो अपराध, जो जानकारी लेने और देने का जो अपराध है, उसको संज्ञेय और गैर जमानती भी बना दी। तो ये सर्कुलेट हुआ, और हम सब जानते हैं कि 1967 में अमेंडमेंट हुआ और स्ट्रांग बन गया। तो ये एक द्वंद्व शुरू में ही चालू हो गया बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी, विरोधियों में और जो रूलिंग पार्टी। इस एपिसोड में एक और चीज पता चलती है जो आजकल हम सब भूल गए हैं, कि भाई स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो कि इतनी पावरफुल है। पिछले 20-25 साल में तो हम भूल ही गए हिंदुस्तान। जी एकदम करने को कितना कुछ कर सकते हैं। जी, तो उसमें ये एक द्वंद्व चालू हुआ। और इसमें एक बात ये जानने की है कि जो चाबी लग गई थी ताले में, उसको खोलने में बड़ी जद्दोजहद, तो ये शुरू से ही लोगों को मालूम था। लेकिन ये अभी भी हाशिए पे, ये जो विचार थे ये अभी भी हाशिए पे थे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है प्रणय, जो कि मैं ये पॉइंट फिनिश कर लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है कि जब विपक्ष पावर में आती है, जनता पार्टी हम लोग जानते हैं पहला विपक्षी दल का एक गठजोड़ था जो कि पावर में आया। जब जनता पार्टी पावर में आई तो सबसे पहले उनके चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने जिक्र किया कि सरकारी मामलों में अधिक खुलापन रहेगा और सरकार प्रतिबद्ध है, कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करेगी जिससे नागरिकों को जानकारी, जो सरकार के अंदर जो होता है उसकी जानकारी प्राप्त हो। तो ये खाली राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं थी, ये खाली पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था। चरण सिंह उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमिटी का गठन किया जो कमिटी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अमेंड करने के लिए उस पे चर्चा करेगी और कुछ लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करेगी कि जिससे नागरिकों को जानकारी मिले। कमिटी के जो सदस्य थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
कार्यपालिका के लोग थे, मेनली कमेटी के सदस्य, उन्होंने बोला नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये देख रहे हैं कि वैचारिक द्वंद कैसे शुरू में ही शेप हुआ। तो इस किताब में इसका काफी विस्तृत रूप में इसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, इस पर डिस्कशन किया है। जनता पार्टी के बाद ये हुआ कि ये जो विचार थे, नव विचार जो थे, ये धीरे धीरे हाशिए से पॉलिसी सेंटर स्टेज पे आना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये एक स्लो मूविंग प्रोसेस था जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स अगेन रिपोर्ट्स में निकला जो डायरेक्टली बोल रहे थे कि सूचना का अधिकार होना चाहिए, नागरिकों को सूचना मिलनी चाहिए। नीतियों पे भी बातचीत पार्लियामेंट के अंदर शुरू हुई। एक मेंबर हुआ करते थे जीसी भट्टाचार्य, जो लोकदल पार्टी के थे, उन्होंने पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल टेबल किया पार्लियामेंट में ऑन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 1983 में। सुब्रमण्यम स्वामी ने वो सेम बिल टेबल किया लोकसभा में 1984 में। सॉरी, जीसी भट्टाचार्य राज्यसभा के मेंबर। तो पॉलिसी प्रोसेसेस भी, जो नीतियों पे जो एक डिस्कशन होता है विद इन पार्लियामेंट, उस पे भी शुरू हो गया था। ये जो जीसी भट्टाचार्य का बिल है, ये जो हमारा मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, डोमिनेंट नैरेटिव, उसमें पूरा मिसिंग है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लमेटाइज करते हैं एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स को। ठीक है, तो दूसरे चरण पे आने से पहले इसमें एक दिलचस्प वाकया था आपकी किताब में, वो राजनारायण के केस से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये 1975 और इमरजेंसी में भी ये ऑपोजिशन पार्टी से और आरटीआई से जुड़ा हुआ था। वो इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का केस मुझे आइडिया ही नहीं था, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, उसका वो एक माहौल बन गया था विरोधियों का। जैसे मैंने बताया ना, 1965 में वो रूलिंग हुआ, 1967 में अमेंडमेंट हुआ। 1967 में जब अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में, जब उसको रखा गया संसद में, तो उसका भी पुरजोर विरोध हुआ। राजनारायण उसमें से विरोधियों में से एक थे, जिन्होंने बोला ये तो काला विधायक है। एक एम रत्नास्वामी करके थे, स्वतंत्रता पार्टी के ही मेंबर थे वो। उन्होंने तो बल्कि यहां तक बोल दिया कि सिटीजन्स हैव राइट टू नो। बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट था ये, जिसमें राइट टू नो की बात हो रही है 1967 में, बताइए। और विचारों का एक संगम भी देखने को मिलता है इसमें। पीके देओ जो स्वतंत्रता पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने 1965 में उनकी अहम भूमिका थी जो हुकुम सिंह की रूलिंग आई उसमें। और एम रत्नास्वामी भी स्वतंत्रता पार्टी के ही मेंबर थे। राजनारायण जनता पार्टी के अहम सदस्य थे, जिन्होंने, चरण सिंह ने, जैसे मैंने बताया, एक समिति का गठन किया था। तो जिसे बोलते हैं ना, आइडिएशनल कनेक्शंस भी थे इसमें। ऐसी बात नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स थे, सदस्यों के थे, लेकिन इनका कनेक्शन भी था। तो राजनारायण का क्या हुआ, इसका एक माहौल था। इस माहौल में राजनारायण का जो फेमस केस है, जिसमें इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट में। तो सबूत के तौर पे राजनारायण के जो लॉयर थे, काउंसिल थे, उन्होंने एक ब्लू बुक मांगा। ब्लू बुक में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री की जो मूवमेंट होती है, उनकी नोटिंग होती है। तो सरकार ने उसको बोला कि ये तो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, स्टेट का प्रिविलेज है, ये गोपनीय चीज है, ये तो हम नहीं दे सकते भाई। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोकहित में है। दूसरी चीज, आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति और भाषण, जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, आर्टिकल 19(1) में, ये में वो मौलिक अधिकार है, तो इसको तो हम लोग अपहोल्ड करेंगे। और उन्होंने में जो वर्डिक्ट दिया इसको अपहोल्ड करने में, उसमें क्लियरली उन्होंने इसको फ्रेम किया है, इसको इंटरप्रेट किया है सिटीजन्स राइट टू नो, एज राइट टू नो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली। तो ये वर्डिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था इन द इनिशियल ईयर्स ऑल्सो। और कोर्ट पे हम लोग शायद बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, जो बड़ा एक अहम भूमिका थी इस केस की, प्रणय। लेकिन ये सब हुआ, सब कुछ मैंने बताया। 1986 में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, बड़ी दिलचस्प चीज हुई 1986 में, कि आरटीआई की, राजीव गांधी ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हुआ करता है, जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट होती है, जो कोई भी समिति अगर गठित होती है सरकार की तरफ से, वो अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करती है। 1986 में राजीव गांधी ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का अमेंडमेंट किया, कि जो कि एम्पावर करती थी किसी भी कमिटी को, वो बाध्य नहीं है रिपोर्ट रखने के लिए पार्लियामेंट में। तो आप देख रहे हैं कि पहले लेयर में ये परत था, एक मैं अपने किताब में इसको पहला परत बोलता हूँ, पहला फेज, कि इसमें एक तरफ तो ये सब चीजें हो रही हैं जिसमें खुलेपन,
जवाबदेही पारदर्शिता का मांग हो रहा है, डिमांड हो रही है, ओपोजिशन से निकल रहा है, रिपोर्टों में आ रहा है, कोर्ट्स में निकल रहा है, और दूसरी तरफ एक उसको वापस धकेला जा रहा है रूलिंग पार्टी से। तो जिसे बोलते हैं द्वंद्व जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो एक द्वंद्व चल रहा था। युद्ध नहीं बोलूंगा मैं, ये द्वंद्व बोलूंगा इसको। ठीक है, तो ये हो गई पहले चरण की बात। तो दूसरे चरण में आप कहते हैं कि ये विचार एकदम मुख्य धारा में आ गए, हाशिए पे थे और मुख्य धारा में आ गए। तो ये कैसे हुआ और ये कब हुआ? ये मुख्य धारा में आ गए कैसे पता लगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मुख्य धारा में आ गया इसलिए क्योंकि पहली बात तो जितने राजनीतिक दल थे सबने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई कि हम लोग लेजिस्लेशन देंगे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन। किस साल में ये हुआ? नेशनल फ्रंट 1986 में, जैसे कि मैंने बोला कि राजीव गांधी ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को अमेंड करने का प्रस्ताव रखा। 1989 में सरकार बदली, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, अगेन विपक्षी दलों का गठजोड़ सरकार, रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज जिन लोगों ने उठाई उन्होंने सरकार बनाई, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 में। लेकिन ये खाली राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं थी, नीतिगत मंशा भी इसमें दिखती थी। नीतियों का जो प्रोसेस था, जो पॉलिसी प्रोसेसेस थी, वो भी स्टार्ट हुई इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कार्यपालिका थी उसको भी पुश किया गया। तो जैसे वीपी सिंह गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी का गठन किया जिसको एचडी चोरी कमेटी के नाम से जानते हैं हम लोग, 1997 में। उसके बाद, और चूंकि ये अल्पकाल के लिए सरकारें थी, दो साल, शायद 2 साल चली थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट भी 2 साल, तो ये लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि मैं ये आर्ग्यू करता हूं, विचारों का विस्तृत भारीपन था जो पहले फेज में हुआ, वो धीरे धीरे चूंकि पॉलिसी सेंटर स्टेज में आ गया था। जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने जो कि पूरा टर्म था एनडीए गवर्नमेंट का वाजपेयी के अंडर, उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2003 एनेक्ट किया, और उसके बाद उस एक्ट पे और ज्यादा अमेंड करते हुए और ज्यादा चीजें उसमें इंक्लूड करते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 हुआ। तो ये एक पहले जो विचार थे उनका एक जिसे कहते हैं ना वेट ऑफ अर्लियर आइडियाज, वो था जो 2000 एनडीए सरकार और बहुत यूपीए सरकार में देखा जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है प्रणय इसमें कि 1991-96 में जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, तो आप आर्थिक सुधार की बात की ना आपने, तो आर्थिक सुधार की जब बात हो रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उस टाइम में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का एक चल रहा था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, याद होगा। नीतिगत आर्थिक सुधारों की बात उन्होंने, रिकमेंडेशंस थे। अब तो सबको पता है कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक तो भैया अच्छे डॉक्टर नहीं है, लेकिन तब माना जाता था कि ये लोग अच्छे डॉक्टर हैं दोनों, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इन्होंने जो पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही, एक अहम इसका पार्ट था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो हम लोग ये सोचेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चूंकि हो रहे थे तो पारदर्शिता, खुलापन, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 1991-96 के दौरान एक गैप आया बहुत बड़ा, जिसमें जो पॉलिसी प्रोसेसेस स्टार्ट हुई थी वीपी सिंह गवर्नमेंट के दौरान, उनको एकदम ठप कर दिया गया, उनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। यही नहीं, जो मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस थे 1966 के, जिसके तहत किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल है ये, या सीक्रेट है या सुपर सीक्रेट है, ये कैटेगराइज किया जाता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। तो पुशबैक अभी भी जारी था, ऐसी बात नहीं थी कि पुशबैक नहीं था 1990, लेकिन जो वेट ऑफ अर्लियर आइडियाज इतने स्ट्रांग हो गए थे, इतने भारी हो गए थे, जो इनको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो गया था जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई, और उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट, जब यूपीए गवर्नमेंट आई। क्योंकि हम लोग जैसे ये किताब दिखा रही है कि जो यूपीए गवर्नमेंट के जो अहम पार्टनर थे, रूलिंग पार्टी, सबसे ज्यादा रूल किया उन्होंने तो 96 तक उसको इग्नोर किया, इस आइडिया को। तो ये एक सेकंड, इसलिए ये मेन स्ट्रीमिंग मैं बोलता हूँ, मेन स्ट्रीमिंग इसलिए भी है कि एक कंसेंसस बनाने का भी सिलसिला चला। कार्यपालिका, जैसे सौरभ बता रहे थे, एक कार्यपालिका की तरफ से ना एक अनसर्टेनिटी थी, एक हेजिटेंसी थी कि इसको अपनाया जाए कि नहीं। तो एक सरकार के अंदर ही एक कंसेंसस बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ 1997 में, उसके बाद 1996 में चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद वर्कशॉप्स हुए।
तो सब नेशनल लेवल पे भी, उपराष्ट्रीय स्तर पे भी कई इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स उभर के आए प्रणय। तो ये सब चीजें होने लगी जब पॉलिसी मेन स्ट्रीमिंग हो गया उसका, तो इसलिए उसको ऑपोजिशन के रेल्म से जो हाशिए पे थी वो अब मिडिल में आ गई, वो सेंटर स्टेज पे आ गई, उनका मेन स्ट्रीमिंग हो गया। बिल्कुल, हाँ। और आपने लिखा भी है किस तरीके से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस तरीके के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन टाइप के रूल्स लाए। तो इसमें अब जब क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, तो अक्सर जब हम लोग संस्थागत बदलाव की बात आती है तो लोग ये एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो कुछ बदलाव नहीं आता। तो इस कहानी में राजनीतिक इच्छा शक्ति का कहाँ पे रोल था? क्योंकि जैसे आपने कहा एनडीए गवर्नमेंट ने लाया तो था ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, पर वो एनफोर्स तो नहीं हुआ, फिर आखिरकार आरटीआई आया। तो क्या है ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का रोल, आप कैसे देखते हैं उसे? राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है प्रणय, लेकिन और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बनेगी कहाँ से? तो हवा में नहीं बनती ना राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो वैक्यूम से निकल के नहीं आएगी, उसको बनाता कौन है? तो इस किताब में मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि विचारों का जो वृद्धिशील इंक्रीमेंटल वेट, वृद्धिशील भार जो है, ये इच्छा शक्ति में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये इच्छा शक्ति बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इससे जो पार्टी 1947 से इस आइडिया को रेजिस्ट कर रही थी, इस आइडिया पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो पार्टी भी कन्वर्ट हो गई 2005 में। तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ठीक है, इच्छा शक्ति के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति बनती कहाँ से? तो इसमें मेरे ख्याल से माहौल कैसे आया जिसमें ये पुश बना, आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो माहौल कैसे आया? और मुझे लग रहा है कि इच्छा शक्ति से भी ज्यादा जो स्टेट थिंकिंग है, राज्य का जो सोच है, वो बदलना जरूरी है। वो कैसे बदलेगा? वो तो विचारों से ही बदलेगा, वो किसी दबाव में नहीं बदलेगा। इसका सबसे बड़ा तो उसका इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा सेडिशन एक्ट का। सेडिशन एक्ट में चूंकि राज्य की सोच नहीं बदली है, स्टेट की सोच नहीं बदली है, तो सेडिशन एक्ट भी चेंज होने का कोई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कितने निर्देश आ गए वगैरह हो गया, पर क्या हुआ उससे? कुछ होता थोड़ी है। जी, तो इसमें जो विचारों का जो वृद्धिशील भार है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कहानी में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे आती है, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रणय। बिल्कुल। और शायद ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, जैसा आपने समझाया, वो ओवरटर्न विंडो से जुड़ी हुई बात है ना, कि लोग पॉलिटिशियन वही करेंगे जब स्टेट थिंकिंग बदलेगा या सोशल प्रेशर बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि ठीक, ये तो दिलचस्प बात है। क्योंकि प्रणय इसमें मेरे को एक और चीज भी लगती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिशियन भी इंटेलिजेंट होते ही हैं, वो ऐसा तीर भी नहीं चलाना चाहते जो कि जिसका कुछ असर ही नहीं हो। वरना आप तीर तो खूब चला सकते हैं और उसके बाद पता चलेगा वो कहीं गायब हो गया, तो आपकी फिर जिसको कहते हैं ना, एक बाल चला जाता है। जी। तो आप भी फिर देख के करते हैं कि जब मैं ये कुछ कहूंगा तो ये लोग करेंगे, ये लोग मानेंगे और ये आगे तक बात जाएगी। अब हमने मतलब इतनी सारी चीजें देख ली, इतने सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे काफी अलग अलग लॉ भी पास हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। पर ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ हुआ। तो ये बहुत कुछ एक जिसको कहते हैं ना, एक सब कुछ साथ में आने की जरूरत है। तो ये चेंज जो है, ये भी एक विचित्र है। हाँ जी सौरभ, जैसे कि मैंने बताया ना कि इवन सेकंड उसमें जो मेन स्ट्रीमिंग का जो आइडिया था, मेन स्ट्रीम जो हुआ ये विचार, इसमें भी एक कंसेंसस बिल्डिंग का सिलसिला चला, जो बहुत बड़ा सिलसिला था और काफी सालों जिसमें काफी सालों तक जो कार्यपालिका थी उसको कैसे लिया जाए इसके अंदर, कैसे उनके जो मतभेद हैं इस लेजिस्लेशन के साथ, उसको कैसे आयन आउट किया जाए। तो ये आसान काम नहीं है। जी ठीक है। बीच में आपने हिमांशु बोला था न्यायपालिका का भी जो सोच है उनकी, उसमें भी बदलाव आया धीरे धीरे, तो उसकी कहानी क्या थी, वो थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी प्रणय, आपने तो बल्कि कीवर्ड बोल दिया, संक्षेप में बताइए। हमें तो क्योंकि कोर्ट से जुड़ी हुई बात है ना, कोर्ट के जजमेंट पढ़ के ही डर लगता है। हम लोग बोलते हैं ना कि गला साफ करने में 1-2 घंटा लग जाता है हमें। तो नहीं प्रणय, उसमें मुद्दा ये था कि मैंने बताया कि विचार हाशिए पे थे, विचार मेन स्ट्रीमिंग हुआ, विचारों का मुख्य धारा में आए। इसमें कोर्ट का भी ये तो एक सेगमेंट जो इम्पोर्टेंट है, जो कोर्ट
जुडिशरी, उसने 1947 सिंस इंडिपेंडेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात पे वर्डिक्ट्स देने शुरू किए, और उसमें एक बड़ी अहम चीज निकल के ये आई कि लोकतंत्र में सूचना की प्रसार का बड़ा अहम भूमिका है, बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में सूचना का प्रसार होना। और नंबर ऑफ केसेस कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्डिक्ट्स दिए, तो ये जो एक डिस्कोर्स चल रहा था ना विद इन स्टेट, जो मैंने पहले ट्रेस किया है पहले अपने परत में, उस डिस्कोर्स को एक तरह का सपोर्ट मिला फ्रॉम द कोर्ट। जो सूचना का प्रसार है, ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत लोकतंत्र में इसका बहुत अहम भूमिका है। तो ये सबसे फेमस केस हुआ था, पता नहीं लोगों को याद होगा, कि रोमेश थापर और ब्रिजभूषण केस, जिसमें कोर्ट ने इनके फेवर में रूल किया था। तो ये शुरुआत तभी से हुई, लेकिन चूंकि विचार अभी हाशिए पे थे, मेन इनका मुख्य धारा में नहीं आए थे ये, तो कोर्ट के वर्डिक्ट्स भी मुख्य धारा में नहीं थे, कोर्ट के वर्डिक्ट भी हाशिए में थे। वो इनडायरेक्टली सूचना के अधिकार या नागरिक के जानने के अधिकार पे बात हो रही थी। लेकिन अपने राजनारायण केस की अभी बात की हम लोगों ने, उसमें मेरे ख्याल से पहली दफा कोर्ट ने राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की, नागरिकों के जानने के अधिकार की बात की, और उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद 1982 में जैसे एसपी गुप्ता केस था, जिसको फेमसली नोन एज जजेस ट्रांसफर्स केस, तो उसमें उन्होंने कोर्ट ने फिर राइट टू नो की बात की। और इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने जो राजनारायण केस का जो वर्डिक्ट था, उसको वर्बिटिम कोर्ट ने साइट किया। जो रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 19 आफ्टर जनता पार्टी गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स आई, उसमें से कुछ पैराग्राफ्स लेके कोर्ट ने अपने जजमेंट में किया। तो एक कनेक्शन भी था, वैचारिक एक कनेक्शन भी था कोर्ट के वर्डिक्ट्स में। और जब ये विचार मुख्य धारा में आई नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से, तो कई केसेस हुए, दिनेश त्रिवेदी केस और कई केसेस हुए इस तरह के, जो अब आर्टिकल 19(1)(a) कोर्ट ने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया एज राइट टू नो। तो कोर्ट, अगर हम लोग पार्लियामेंट, संसद या टेक्नोक्रेसी या कार्यपालिका वगैरह को अगर हम लोग देखते हैं दो परतों में, तो कोर्ट के जजमेंट्स भी हम लोगों को दो परतों में समझना पड़ेगा। लेकिन उसका एक मूलभूत जो मूलभूत उसमें पॉइंट है, वो है आर्टिकल 19(1)(a) का, जो मौलिक अधिकार का जो इंटरप्रिटेशन हुआ कोर्ट में। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट का जो इसमें वर्डिक्ट का जो वो था, वो लीनियर नहीं है, उतार चढ़ाव तो था ही। कई बारी कोर्ट इसको अपहोल्ड करती थी आर्टिकल 19(1)(a) को, और कई बारी उसको निरस्त भी कर देती थी। तो ये चला, लेकिन कोर्ट की इसमें जुडिशरी की अहम भूमिका है। और ज्यादातर जुडिशरी में हम लोग देखते हैं कि एसपी गुप्ता का साइटेशन होता है, या राजनारायण का लोग बात करते हैं राइट टू नो के तहत सिलसिले में। लेकिन जो एक मेथोडिकल जो ट्रेसिंग है वर्डिक्ट्स का ओवर द ईयर्स, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक किया है, जो कि इस किताब में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बल्कि पब्लिशर ने बोला भी कि भाई ये चैप्टर तो आपका बड़ा लंबा हो गया है, छोटा कीजिए। तो ये जैसे आपने बताया ना संक्षिप्त में, तो आप पहले नहीं है जिन्होंने मुझे बोला है कि संक्षिप्त में कीजिए। सही बात है। हाँ, तो न्यायपालिका की बात है तो ऐसे तो होता ही है। खैर, तो अब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया किस तरीके से अलग अलग संस्थाएं जुड़ रही हैं इस प्रोजेक्ट से, है ना। शायद सब इस प्रोजेक्ट में फुल्ली ऑन बोर्ड नहीं है, कभी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, पर फिर भी डायरेक्शन एक तरफ है। अब उसका एक और जो संस्था थी जो जुड़ी, वो था समाज। अपने हम लोगों ने बात की सरकार की, अब समाज की तो काफी कहानियां सुनी है हम लोगों ने कि ठीक है, MKSS जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उनका योगदान था वगैरह। तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। जो जुगलबंदी की आप बात करते हैं कि सिर्फ समाज अपने ओर से ही नहीं जा रहा था, एक जुगलबंदी चल रही थी सरकार और समाज के बीच, तो उसके बारे में बताइए किस तरीके की जुगलबंदी थी। जी प्रणय, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि स्टेट थिंकिंग, राज्य की सोच में अगर परिवर्तन नहीं आता ओवर द इयर्स, तो जो सेम सोशल मूवमेंट था, सेम सामाजिक आंदोलन के लोग थे, उनको अलग तरह से स्टेट डील करती। चूंकि जो राज्य में सोच उसके फेवर में आ गया था कि हाँ भाई कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो सामाजिक परिवर्तन के जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उनका भी इसमें बोलबाला बढ़ गया इसमें। तो 2000 से आप देखेंगे, चूंकि मैंने इंटरनल गवर्नमेंट पेपर्स पे ये किताब लिखी है, और उसी पे मैंने एविडेंस किया है, वो हार्डकोर एविडेंस है। 2000 से आप देखेंगे कि जो सामाजिक
आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में अपना मंतव्य रखा। और 2000 से ही एक सिलसिला, 2000 से पहले जो चीजें हुई उसमें सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग, क्योंकि 1990 में तो एमकेएसएस बनाई, जन्मी हुआ राजस्थान में। तो लेकिन जो इसका सरकार समाज की जुगलबंदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जुगलबंदी में क्या हुआ कि एमकेएसएस ने राजस्थान में जो शुरू किया अपना मूवमेंट अराउंड आजीविका का जो एक मुद्दा था, जमीन का अधिकार का एक मुद्दा था, उसके अराउंड फेयर वेजेस का मुद्दा था, जो हम लोगों को मजदूरी मिले, पूरी मजदूरी मिले, उसमें एक बहुत अहम चीज निकल के आई कि भाई हम लोग ये तभी इस पे हम लोग क्लेम कर पाएंगे जब तक हमें जानकारी नहीं मिलती है इसकी, जब तक हमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस नहीं मिलता है, तब तक हम इस पे क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो पिटारे के अंदर होता है ना, पिटारे के बाहर तो हमको बस दिखता है कि नीतियां कौन सी निकल के आ रही हैं। तो एमकेएसएस ने एक शुरू किया सिलसिला कि इसको जो पूरा मूवमेंट था इसको फ्रेम किया गया कि हम लोगों को जानने का हक है, हमारा पैसा हमारा हिसाब, पूरा ये कहानी सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ। इस नेटवर्क में खाली सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं, इसमें फॉर्मर जर्नलिस्ट थे, इसमें लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग थे, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, एक एकेडेमिया से जुड़े हुए लोग थे। तो एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ, और उसमें मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक लार्जर यूनिवर्स था, एक लार्जर नेटवर्क था जिसे समझने की जरूरत है, जो कि विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट काम कर रहा था, बहुत भीतर से और बाहर से स्टेट में काम कर रहा था। और इसको मैंने बोला है कि ये अब मैं इसका हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, एपिस्टेमिक नेटवर्क, विद्वानों का एक नेटवर्क जिसे समझ लीजिए आप। और खाली विद्वान जिनका डोमेन स्पेसिफिक पॉलिसी डोमेन पे नॉलेज है, जैसे लीगल फ्रेटर्निटी से जो जुड़े हुए लोग थे उनको लीगल स्पेसिफिसिटीज जो थे, जो कानूनी स्पेसिफिक्स थे उनसे जुड़ी हुई नॉलेज थी, जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको जमीन से जुड़ी हुई नॉलेज थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके थे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में, वीपी सिंह गवर्नमेंट के, जैसे शेखर सिंह, वो इस नेटवर्क के पार्ट थे। तो एक बड़ा यूनिक सा ये एक नेटवर्क बना जिसने रोल प्ले करना शुरू किया, बहुत अहम भूमिका प्ले करनी शुरू की अराउंड अर्ली 2000s में, मिड 2000s में। और जब यूपीए सरकार बनी तब ये पूरी तरह से, और नेशनल एडवाइजरी, कुछ लोग तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर्स थे, इन्होंने जो एक अनसर्टेनिटी थी, एक संदेह जो था इस लॉ की तरफ विद इन कार्यपालिका, उसको बहुत हद तक उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये जो जुगलबंदी है, ये बल्कि सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको मुझे बोला भी गया संक्षिप्त करने को, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको संक्षिप्त नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये काफी लंबा मेरे किताब में ये चैप्टर है जिसको मैंने ये कैप्चर करने का कोशिश किया है। तो सामाजिक आंदोलन वाला जो वो है, वो खाली मेरे ख्याल से स्टोरी का एक पार्ट है, लेकिन जो लार्जर, जो बड़ी स्टोरी है, वो इस नेटवर्क की है, जिसने अहम भूमिका निभाई सूचना के अधिकार के लिए। बिल्कुल। और जैसा कि आपने लिखा भी है, जो अरुणा रॉय जी हैं, जैसे वो भी आईएएस ऑफिसर थी, तो उनका भी एक नेटवर्क था, उनको भी ऐसा नहीं था कि ये राज्य और समाज एक दूसरे से एकदम झगड़ ही रहे थे, लेकिन उनको भी पता था किस तरीके से सरकारें काम करती हैं वगैरह, तो शायद उसका भी फायदा हुआ इस केस में। जी एकदम मैंने बताया ना कि अगर नेटवर्क को देखा जाए तो ये हर नेटवर्क का एक नोड होता है, एक पॉइंट होता है ना, जिससे बिंदुएं होती हैं, जिससे डॉट्स होती हैं, जिससे ये नेटवर्क पूरा होता है। तो हर एक डॉट का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था। तो अरुणा रॉय को अगर ले तो अरुणा रॉय सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, लेकिन उनको ये भी पता था कि सरकार के अंदर कैसे कार्य होता है, क्या होता है, ये भी मालूम था। जैसे अजीत भट्टाचार्य जी थे, जो फेमस जर्नलिस्ट थे, जनता पार्टी के दौरान उन्होंने एक जनता पार्टी के दौरान उन्होंने जनता मूवमेंट के दौरान वो एवरी मैन्स वीकली करके एक पत्र वो आता था, उसको एडिट करते थे। तो जनता पार्टी में जो उस टाइम में जो वैचारिक द्वंद्व चल रहा था, वो उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो इस तरह के जो
लिंक्स हैं ये भी इस नेटवर्क में बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये पुलियाबाजी खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल था। अब जैसे कह रहे थे कि सरकार की थिंकिंग में ही बदलाव आया था, तो अब जबकि 16 साल हो चुके हैं आरटीआई को, अब आपको क्या लगता है सच में किस हद तक बदलाव आया है? क्योंकि अब जैसे हम लोग देखते हैं आरटीआई के कार्यान्वयन में कुछ खामियां भी आई हैं, हम लोगों को ये भी पता पड़ा है कि सरकार भी अब वापस पीछे खींच रही है आरटीआई के अधिनियम को ही। फिर हम लोग को ये भी सुनने में आता है कि ज्यादातर केस तो सरकारी कर्मचारी खुद पर ही फाइल कर रहे हैं, मतलब या तो पेंशन से जुड़े हुए वगैरह, उस तरीके के केसेस ज्यादा हैं आरटीआई अधिनियम का फायदा लेने वाले लोग। तो हम लोगों कैसे समझे आरटीआई को? ये किताब में कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता था इस पर। नहीं प्रणव, नहीं मैं तो ये ऐड करूंगा कि श्रोता जो लोग जो खाली पढ़े ही नहीं, खरीदे भी ये किताब, जिससे जिससे थोड़ी खरीद के पढ़े। जी, जोक्स अपार्ट, नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है प्रणय कि जब ये पारित हुआ, जैसे सौरभ कह रहे थे कि शुरू से ही इसका उथल पुथल हो गया, आरटीआई का प्रयोग हुआ, सूचना का अधिकार का प्रयोग हुआ, जो मेजर स्कैम्स हुए उस बीच में, उसमें आरटीआई की अहम भूमिका थी, और नेशनल लेवल पे, इवन एट द लोकल विलेज लेवल। और मेरी बिहार पे कुछ शोध है इस सिलसिले में जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा हुआ है। इसमें लोकल लेवल पे भी सूचना के अधिकार को जो लोगों ने इस्तेमाल किया, और मेरी किताब शुरू ही होती है एक मजलूम नदाफ की कहानी से, जो एक रिक्शा वाले ने कैसे इंदिरा आवास योजना में लोन पाया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया, और कितने लोगों की जाने गई इसके, तो उससे पता चलता है कि वो सूचना कितनी अहम रही होगी कि उसके लिए लोगों को जान देनी पड़ी। जी एकदम। और तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली शिफ्ट आया है कल्चर में, जो गोपनीयता का एक कल्चर था उसमें डेफिनेटली शिफ्ट आया है। इस मद्देनजर से शिफ्ट आया है कि लोग अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लोग अब सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं, लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं, भाई कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, हमको बताइए, कैसे आप डिसीजन पे पहुंचे। और ये तो कोविड में कई लोगों ने आरटीआई फाइल की, डिटेल्स बताइए हमको। तो एक दूसरी तरह का द्वंद्व शुरू हो गया है इसमें, और इंडिया में तो ये होता ही है कि लॉ पास हो जाता है और उसके बाद नई तरह की समस्याएं शुरू होती हैं। तो जो इंफॉर्मेशन गिवर्स जो हैं उनको अगर सप्लाई साइड माना जाए, और इंफॉर्मेशन सीकर्स जो हैं उनको डिमांड साइड माना जाए, तो दोनों में जो संबंध है वो उतार चढ़ाव के संबंध, वो कोई बड़ा अच्छा दोस्ती यारी का संबंध नहीं है प्रणय, वो एक बड़ा उतार चढ़ाव का संबंध है। और मुझे तो लगता है कि जो सूचना के अधिकार का पावर है वो अब नागरिकों के हाथ में, और जो कि हम देख रहे हैं, जिनको हम पॉपुलर भाषा में और पॉपुलर अखबारों में भी पढ़ते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई समाजकर्ता, वो बड़ा अहम भूमिका निभा रहे हैं, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट द लोकल लेवल, एट द विलेज लेवल, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप पाएंगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि कोई डेवलप्ड स्टेट, मतलब ये मैं बता रहा हूँ बिहार की कहानी, कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप पाएंगे कि एक कुछ लोग हैं जो सूचना के अधिकार का रेगुलर यूज करते हैं सरकार से जवाब मांगने में, और जिनको मैं बोलता हूँ ये कोर हैं आरटीआई फ्रेमवर्क के, कानूनी व्यवस्था के, ये एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे एमकेएसएस ने अहम भूमिका निभाई ना, वैसे ही ये लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे सूचना मिले ना मिले ये लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से इस पे एक नया रिसर्च करने की जरूरत है कि इससे मूविंग बियॉन्ड कि कितने फाइल हुए, कितने रिजेक्ट हुए, कितने एक्सेप्ट हुए, कितना पेनल्टी लगा, कितनी पेंडेंसी है, कि लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो इससे पता लगेगा कि ये नया पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी उभर के आया है अपने देश में। हमारे देश में तो हर चीज का पॉलिटिक्स ही बन जाता है ना, तो एक नया पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी उभर के आया है, जिसमें सूचना के अधिकार का एक नया तरह का पहलू उजागर होगा। तो ये मेरा पिछले कुछ सालों में, लेकिन हिमांशु अब लोगों ने थोड़े तरीके भी ढूंढ लिए ना, कुछ काफी जगहों पे ये लिख देना कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम नहीं बता सकते जी। या फिर इलेक्शन जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट है उनको खाली छोड़ दो ताकि आप उनके खिलाफ अपील नहीं फाइल। तो जिसको कहते हैं वो द्वंद्व जारी है, लेकिन द्वंद्व ऐसा नहीं है कि माइंडसेट पूरा ही बदल गया है। तो आपने कहा जैसे जो डिमांड साइड अभी शायद हावी है थोड़ी, लेकिन सप्लाई वाले भी अब समझ रहे हैं कि एक थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि हम भी बताते हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं दांव पेच। जी एकदम प्रेशर बनाया हुआ है।
और मतलब, और इसलिए मैं कहता हूँ जो एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैं, जिनको हम लोग कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट अहम भूमिका इसलिए निभा रहे हैं कि हम लोग या आम लोग जो हैं, उनको एक बार ही अगर आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिलता है किसी भी कारण से, तो वो छोड़ देंगे, उनको और कामों में व्यस्त होंगे। ये लोग जो हैं, ये फर्स्ट अपील जाएंगे, सेकंड अपील जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। तो ये कांस्टेंट एक प्रेशर बनाया हुआ है, तो इसको समझने की जरूरत है। कहीं से कुछ फंडिंग मिले तो इस पे रिसर्च किया जाए सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये जिसको बोलते हैं मतलब हर चीज में सूचना का अधिकार, तो जिसको जैसे कहते हैं ना, आजादी की लड़ाई हर रोज लड़नी पड़ती है, तो सूचना का अधिकार भी हर रोज छीनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो कोई देता नहीं है। एकदम जी। वाह। तो इसी पॉजिटिव नोट पर ये पुलियाबाजी समाप्त करते हैं। हिमांशु, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, और फिर से कहेंगे श्रोताओं से कि किताब खरीद के पढ़िए और बताइए हिमांशु को कैसे लगी, और हमें भी बताइए। और मजा आया हिमांशु, थैंक यू। थैंक्स सो मच हिमांशु। धन्यवाद प्रणय, सौरभ, आपका, और आभार कि आप पुलियाबाजी पे मुझको बुलाया और मेरे विचार साझा करने के लिए मौका दिया मुझको। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर, या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।